नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाली आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जिनकी आपकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न और मोस्ट टाइम और इन एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप रेलवे एग्जाम्स की और तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो बिना कोई क्वेश्चन को स्किप किए और आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, समुद्री सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, ध्रुवण। दोस्तों ध्रुवण की घटना के कारण और जो समुद्री सीपी होता है वो हमें सुनहरा दिखाई देता है। अगर दोस्तों हम ध्रुवण घटना की बात करें तो प्रकाश का किसी एक दिशा में केंद्रित होना और ध्रुवण कहलाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक जग में ऊपर किनारे तक और पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि एक और जग के अंदर और आपका एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया गया है पानी के अंदर, और वह बर्फ का टुकड़ा और अगर पिघल जाता है तो उसमें जो जल के स्तर है उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों अगर हम जल के अंदर और बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो उसके द्वारा और दोस्तों जो आयतन, उसके आयतन के बराबर का जो क्षेत्र है वो पहले ही घेर लिया जाता है, जिसके कारण और वह पिघल जाने पर और जल की जो संपूर्ण सतह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, उत्सर्जक। दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो उत्सर्जक हिस्सा है उसका प्रयोग और सर्वाधिक वाहकों के अंदर किया जाता है। अगर दोस्तों हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो यह एक अर्धचालक युक्ति है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस में और सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, स्याही कलम में। दोस्तों स्याही कलम के अंदर और सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि और आपका सोलर पैनल होता है, आईसी जो चिप होती है उसके निर्माण में और ऑप्टिकल ग्लास के निर्माण में, इन तीनों के अंदर और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों हम सिलिकॉन की बात करें तो यह एक अर्ध धातु है जिसका प्रयोग और प्रमुख रूप से जो आईसी होती है जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं उसके अंदर, सोलर पैनल के अंदर और ऑप्टिकल ग्लास के अंदर प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों भारत के अंदर बात करें तो और बेंगलुरु शहर को और भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जबकि और कैलिफोर्निया शहर को और जो यूएसए के अंदर स्थित है उसे और संपूर्ण विश्व की और सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, यानी दोस्तों पानी के जम जाने पर और उसके जो घनत्व है उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। विकल्प ए बढ़ जाता है, विकल्प बी घट जाता है, विकल्प सी नियत रहता है और विकल्प डी शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए और बढ़ जाता है। दोस्तों जब पानी जमता है तो उसका और जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जब और कोई भी जल होता है जिसका तापमान घटा दिया जाता है तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस से उसका आयतन अधिकतम होता है और उसके बाद में उसका घनत्व जो बढ़ने लगता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक फ्यूज तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, उच्च प्रतिरोधकता व न्यूनतम
गलनांक। दोस्तों जो फ्यूज तार होता है जिसका प्रयोग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है, उसका जो प्रतिरोध है वो तो उच्चतम होता है, और जबकि उसका जो गलनांक है यानी कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई वस्तु और पिघल जाती है वह न्यूनतम होता है। तो इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, न्यूट्रॉन। दोस्तों यूरेनियम विखंडन की जो प्रक्रिया है उसे सतत जारी रखने के लिए हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरेनियम विखंडन दोस्तों और U-235 जो परमाणु है उसका विखंडन होता है, जिसमें है यूरेनियम और टूटकर 2 न्यूट्रॉन और बनाता है। इसके बाद में यह श्रृंखलन की प्रक्रिया चलती रहती है, 2 में से 4 बनते हैं, 4 में से 8, ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया एक श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, लकड़ी के भार के बराबर। दोस्तों अगर किसी भी लकड़ी के टुकड़े को हम जल के अंदर और पकड़ कर रखेंगे तो उस पर जो उत्प्लवक बल लगने वाला है दोस्तों वो लकड़ी के भार के बराबर लगने वाला है, तभी दोस्तों हम उसे और जल के अंदर पकड़ पाएंगे। अगर दोस्तों हम उत्प्लवकता की बात करें तो जो उत्प्लवकता का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने और सामान्य विज्ञान के अंदर जैसे कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान तीनों विषयों के और अटिमोस्ट प्रश्न शामिल किए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो से आपकी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जो फ्यूज तार होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, विद्युत के उष्णीय प्रभाव पर। दोस्तों जो फ्यूज तार होता है दोस्तों वो विद्युत के उष्णीय प्रभाव पर कार्य करता है, अर्थात जो फ्यूज तार की जो प्रतिरोधकता है वो तो उच्चतम होती है, जबकि इसका जो गलनांक है वह न्यूनतम होता है। जब दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है और किसी भी और परिपथ के अंदर धारा का प्रभाव अधिक हो जाता है तो ये फ्यूज तार है वो और पिघल जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से क्या नवीनकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, थोरियम। दोस्तों थोरियम और एक नवीनकरण संसाधन नहीं है, जबकि भूतापीय ऊर्जा, ऊष्मा, ज्वार शक्ति, विकिरण ऊर्जा ये तीनों ही और नवीनकरणीय संसाधन है। अगर दोस्तों हम थोरियम की बात करें तो यह प्रमुख रूप से और मोनोजाइट जो मिट्टी होती है उसके अंदर पाया जाता है, और भारत की बात करें तो भारत के केरल के अंदर और यह बहुतायत मात्रा में हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों नवीनकरण संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जिनका और पुनर्निर्माण संभव है और जिनके निर्माण में और हमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें नवीनकरण संसाधन कहते हैं। जबकि थोरियम दोस्तों जैसे और जो अयस्क हैं, जो धातु हैं, उनके निर्माण में और हमें बहुत लाखों करोड़ों साल की आवश्यकता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दूध को दही के रूप में जमने का कारण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, लैक्टोबैसिलस। दोस्तों दूध को दही में बदलने का जो कार्य है दोस्तों वह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जंतुओं में होने वाला और फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, विषाणु। दोस्तों जंतुओं के अंदर और जो फूट एंड माउथ रोग होता है जिसे और खुरपका अथवा मुंहपका रोग के नाम से जाना जाता है, इसका जो दोस्तों कारण है दोस्तों वह विषाणु है। दोस्तों वायरस के कारण यह और रोग पशुओं के अंदर फैलता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सी एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? दोस्तों इनमें से हमें बताना है जिसे हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, जिनकेगो। दोस्तों जो जिनकेगो नामक प्रजाति है पौधों की उसे हम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी रेप्लेसिया। दोस्तों रेप्लेसिया और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगर दोस्तों हम इस पुष्प की बात करें तो दोस्तों इसकी और लगभग जो चौड़ाई है वो 1 मीटर के बराबर होती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी साइकस। दोस्तों जो साइकस नामक पौधा होता है उसमें हमें और बीज तो देखने को मिलता है लेकिन उसमें फल नहीं बनता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, अर्थात ऐसा कौन सा वृक्ष है जो सबसे और लंबे समय तक और जीवित रहता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प वी सिकुआ। दोस्तों जो सिकुआ नामक वृक्ष है वो और सबसे और लंबे समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम सिकुआ वृक्ष की बात करें तो प्रमुख रूप से और हमें और यूएसए के कैलिफोर्निया जो राज्य है उसके अंदर और बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बांसों को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प वी घास। दोस्तों बांस है वो और दुनिया का सबसे बड़ा घास कहलाता है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी और मोस्ट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है केसर मसाला यानी सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी यानी वर्तिकाग्र। दोस्तों जो केसर बनाने के लिए जो केसर का पौधा होता है उसका जो वर्तिकाग्र यानी कि उसके फूल का जो स्टिग्मा होता है उसे और प्रमुख रूप से और केसर मसाला बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम केसर की बात करें तो दोस्तों भारत के अंदर केसर सबसे ज़्यादा और रेगुर मृदा कश्मीर के अंदर और यह क्षेत्र में पाई जाती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। क्लोरोफिल में कौन सा और फॉर्फिरिन होता है। दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर हमें कौन सा फॉर्फिरिन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प मैग्नीशियम। दोस्तों क्लोरोफिल के अंदर हमें और मैग्नीशियम जो धातु है वो देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल यह है पौधों में पाए जाना एक पर्णहरित है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए और सबसे जो स्तर यौगिक है यानी कि जो फंडामेंटल्स और जो कंपाउंड है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी ग्लूकोज। दोस्तों और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसे हम फोटो और सिंथेसिस प्रक्रिया नाम से भी जानते हैं, तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी होता है वो होता है दोस्तों ग्लूकोज। क्योंकि दोस्तों इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में और किसी भी पौधे को और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और इनकी आवश्यकता होती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है। दोस्तों ताजमहल के बारे में और एक कथन प्रचलित है कि यह ताजमहल है जो मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। तो इसके बारे में और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए और अम्लीय वर्षा जो कि मार्बल का क्षरण करती है। दोस्तों मार्बल कैंसर होती है कैंसर उसे अम्लीय वर्षा को बोला जाता है जिससे और मार्बल का और क्षरण होता है और मार्बल के जो कलर होता है सफ़ेद उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अम्लीय वर्षा की बात करें तो जब और दोस्तों वर्षा के अंदर और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो जो वर्षा होती है वो एसिडिक हो जाती है, तो जिसके कारण यह इमारतें आदि के जो कलर होता है उसमें परिवर्तन कर देती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी रेडॉन। दोस्तों जो रेडॉन गैस है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। अगर दोस्तों हम रेडॉन गैस की बात करें तो दोस्तों यह सबसे और भारी गैस भी मानी
भारी और अक्रिय गैस मानी जाती है। दोस्तों हमें मिट्टी के अंदर और यह गैस देखने को मिलती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग और हम कैंसर उपचार के लिए करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अश्रु गैस का घटक क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी क्लोरोफिक्रीन। दोस्तों जो क्लोरोफिक्रीन होता है उसे अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसमें वहां के वायुमंडल में रेडियो और न्यूक्लाइड्स पैदल गए थे। दोस्तों इसका जो फैल गए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सोवियत संघ है जो कि 1992 के बाद में जो विखंडित हो गया था उसके अंदर जो दोस्तों अब वर्तमान की बात करें तो दोस्तों जो यूक्रेन देश है उसके अंदर वो चेर्नोबिल नामक स्थान है जहाँ पर एक बहुत बड़ा और जो दोस्तों नाभिकीय जो केंद्र था उसमें और विस्फोट हुआ था जिसे हम चेर्नोबिल घटना के नाम से जानते हैं। तो यह घटना कब घटित हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी और 1986 में। दोस्तों चेर्नोबिल की घटना और अप्रैल 1986 में और यूक्रेन देश के अंदर हुई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों यूक्रेन और रूस का जो वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है वो और करंट सिचुएशन में हाईलाइट हो रखा है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चेर्नोबिल की और परमाणु संयंत्र के अंदर जो घटना हुई थी वो हमें और सोवियत संघ जो कि वर्तमान में यूक्रेन देश है उसके अंदर हमें अप्रैल 1986 के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो कि रासायनिक प्रक्रिया की दर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी बढ़ा देता है। दोस्तों उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की और दर को बढ़ाते हैं। दोस्तों यह अभिक्रिया में शामिल नहीं होते हैं और लेकिन उस अभिक्रिया की जो दर होती है उसको ज़रूर बढ़ा देते हैं। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करके हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है नेपथलीन का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए कोलतार। दोस्तों जो नेपथलीन होता है वो कोलतार से अत्यधिक तापमान पर उसे गर्म किया जाता है और उससे प्राप्त की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विकृतीकृत स्प्लिट एथेनॉल मिश्रण है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी पायरिडीन के साथ। दोस्तों जो विकृतीकृत और जो स्प्लिट एथेनॉल है वो और पायरिडीन के साथ और एथेन का मिश्रण है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करके और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए यानी कि 1100 वर्ग मीटर प्रति सेकंड होने पर और जो वायु संचार गुणांक है उसका जो विभव है वो बढ़ जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए पीबी। दोस्तों पीबी जिसे हम लेड के नाम से जानते हैं यानी कि जो शीशा होता है वो दोस्तों और ये मोटर कार के जो धुएं हैं उसके अंदर पाया जाता है जिसके कारण और जो मानव है उसके अंदर मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कारों से निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए CO यानी दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड में और कारों के धुओं में एक जहरीली गैस पाई जाती है जो कि शरीर के अंदर और हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके एक विषाक्त पदार्थ बनाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर और भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं जिनकी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।